नमस्कार। और सिंचाई इंजीनियरिंग यानी इरिगेशन इंजीनियरिंग पर हमारी इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि ड्यूटी, डेल्टा, पानी के इस्तेमाल की अलग-अलग क्षमताएं और फसल को कब कितना पानी चाहिए, इन सब पर बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो एक रिवीजन सेशन से है, जिसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दोनों शामिल हैं। तो गहराई भी है और प्रैक्टिकल कैलकुलेशन भी। हमारा मकसद सिर्फ फॉर्मूले रटना नहीं है, बल्कि इन आइडियाज़ के पीछे का लॉजिक समझना है, उनका असली दुनिया में क्या मतलब है ये जानना है, ये समझना कि ये कैलकुलेशंस क्यों ज़रूरी हैं, खासकर जब हम पानी जैसे कीमती संसाधन के मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये शब्द ड्यूटी, ये बहुत सुनने में आता है। सिंचाई में इसका असल मतलब क्या है? ड्यूटी एक तरह से पानी की सिंचाई करने की क्षमता का एक माप है। ये हमें बताता है कि अगर हम नहर से एक फिक्स्ड रेट पे पानी छोड़ें, मान लीजिए 1 क्यूमेक यानी 1 घन मीटर प्रति सेकंड, तो उस पानी से पूरे बेस पीरियड में, मतलब पूरी फसल उगने की अवधि में, कितने हेक्टेयर जमीन को सींचा जा सकता है। इसकी यूनिट होती है हेक्टेयर प्रति क्यूमेक। और ये पानी के नुकसान मतलब लॉसेस से कैसे जुड़ा है? ये लगता है काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। ड्यूटी और पानी का नुकसान, इनका एकदम उल्टा रिश्ता है। आप सोचिए, अगर नहर से खेत तक पानी ले जाने में बहुत सारा पानी लॉस हो जाए, सीपेज से या इवेपोरेशन से, तो खेत तक पानी कम पहुंचेगा, है ना? सही बात है। इसका मतलब उतने ही छोड़े गए पानी से आप कम जमीन सींच पाएंगे। तो जब पानी का नुकसान ज्यादा होता है, या कह लें कि फसल को पानी की जरूरत ज्यादा होती है, तो ड्यूटी कम हो जाती है। समझ गई। मतलब ज्यादा ड्यूटी मतलब पानी का बेहतर इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, अब आते हैं डेल्टा पर। ये क्या बताता है? डेल्टा है पानी की वो कुल गहराई, टोटल डेप्थ, जो किसी फसल को अपने पूरे जीवन काल यानी बेस पीरियड में चाहिए होती है। इसे हम सेंटीमीटर या मीटर में नापते हैं। आप ऐसे सोचिए कि फसल को जितना भी पानी मिला, अगर उसे पूरे खेत में बराबर फैला दें, तो पानी कितना गहरा होगा, बस वही डेल्टा है। तो क्या हर फसल का डेल्टा एक जैसा होता है या इसमें बहुत फर्क होता है? नहीं, इसमें काफी फर्क होता है, और ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे धान या चावल है, उसे बहुत पानी चाहिए, तो उसका डेल्टा करीब 120 सेंटीमीटर हो सकता है। ओह, 120 सेंटीमीटर? हाँ, गन्ने का भी लगभग इतना ही, लेकिन गेहूं जैसी फसल का डेल्टा काफी कम, करीब 40 सेंटीमीटर होता है। अच्छा, तो ये जो अंतर है, ये पानी के मैनेजमेंट और सिंचाई की प्लानिंग में बहुत मायने रखता है। ये तो वाकई बड़ा अंतर है। ठीक है, अब बात करते हैं सिंचाई क्षमताओं की, मतलब इरिगेशन एफिशिएंसीज की। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्षमताएं या एफिशिएंसीज हमें ये समझने में मदद करती हैं कि हम पानी का कितना असरदार तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब पानी के स्रोत से लेकर पौधे की जड़ों तक पानी पहुंचाने में कितना पानी बीच में ही गंवा दिया हमने। ये एक तरह से पानी की यात्रा का हिसाब किताब है। इसमें मुख्य रूप से 3 तरह की क्षमताएं होती हैं। पहली है जल वाहन क्षमता, यानी वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। ये मापती है कि पानी के सोर्स जैसे नदी या डैम से लेकर खेत के किनारे तक पानी पहुंचाने में कितना पानी रास्ते में ही खत्म हो गया, नहरों में रिसाव से या भाप बनकर उड़ने से। दूसरी है जल अनुप्रयोग क्षमता, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। ये देखती है कि खेत में जो पानी पहुंचा, उसमें से असल में कितना पानी फसल के रूट जोन में स्टोर हुआ, जहां पौधे उसे इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, बाकी पानी या तो खेत के सतह पर बह गया होगा, रन ऑफ हो गया, या जड़ों से भी नीचे चला गया। ये सीधे तौर पर फसल की नेट पानी की जरूरत यानी नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट NIR से जुड़ी है। और तीसरी है जल वितरण क्षमता, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। ये बताती है कि खेत में पानी कितना बराबर फैला है, कहीं ज्यादा कहीं कम तो नहीं रह गया। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है। तो इन सभी क्षमताओं को मिलाकर ही पता चलता है कि हमें स्रोत से कुल कितना पानी छोड़ना होगा, जिसे शायद ग्रॉस सिंचाई आवश्यकता कहते हैं। बिल्कुल सही। आप NIR से शुरू करते हैं, यानी पौधे को असल में कितना चाहिए, फिर एप्लीकेशन लॉस को जोड़कर फील्ड पर कितनी जरूरत है, FIR वो निकालते हैं, और फिर कन्वेंसेंस लॉस को जोड़कर सोर्स पर कुल कितनी जरूरत है, GIR वो निकालते हैं। ये ऐसा है जैसे एक बाल्टी से दूसरी में पानी डाल रहे हो और हर बाल्टी में छेद हो, तो शुरू में ज्यादा पानी लेना पड़ेगा। हाँ, सही है। GIR एप्लीकेशन एफिशिएंसी, कन्वेंस एफिशिएंसी, ये कैलकुलेशन पानी बचाने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, अब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए 100 हेक्टेयर में गेहूं लगा है,
बेस पीरियड 120 दिन है, कुल पानी 35 सेंटीमीटर चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें एक 30 दिन की तीव्र सिंचाई अवधि है जब 12 सेंटीमीटर पानी देना जरूरी है। इसे हम कोर वाटरिंग पीरियड जैसा मान सकते हैं। ऐसे में नहर का डिजाइन कितने पानी के लिए करना होगा? हाँ, ये बहुत ही कॉमन और महत्वपूर्ण सवाल है नहर डिज़ाइन का। यहाँ प्रिंसिपल ये है कि आपको सिस्टम को हमेशा सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाले समय के लिए तैयार रखना होता है, पीक डिमांड के लिए। जैसे हम सड़क बनाते हैं तो रश आवर के ट्रैफिक को ध्यान में रखकर बनाते हैं, ना कि आधी रात के ट्रैफिक को। सही बात। तो हमें दोनों अवधियों मतलब एवरेज और इंटेंस के लिए पानी की ज़रूरत यानी डिस्चार्ज कैलकुलेट करनी होगी। इसके लिए पहले ड्यूटी निकालते हैं। ड्यूटी इज इक्वल टू 864 बी डेल्टा, जहां बी दिनों में है और डेल्टा सेंटीमीटर में। फिर डिस्चार्ज निकालते हैं। Q इज इक्वल टू एरिया ड्यूटी। जब हम तीव्र अवधि 30 दिन 12 सेंटीमीटर पानी के लिए गणना करते हैं तो डिस्चार्ज ज्यादा आता है, और बाकी की अवधि 90 दिन 23 सेंटीमीटर पानी के लिए डिस्चार्ज कम आता है। नहर का डिजाइन हमेशा इस अधिकतम डिस्चार्ज के आधार पर होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो फसल अपनी सबसे जरूरी स्टेज में पानी की कमी झेल सकती है और पैदावार घट जाएगी। ये पीक डिमांड के लिए डिजाइन करने का लॉजिक समझ में आया। अच्छा, अब एक और कैलकुलेशन देखते हैं। अगर हमें पता हो कि एक जलाशय मतलब रिजर्वोयर में कितना पानी जमा हो सकता है, मान लीजिए 300 मिलियन क्यूबिक मीटर, वो कितने एरिया जैसे 40,000 हेक्टेयर को सींचता है? बेस पीरियड 120 दिन है और जलाशय साल में 2 बार भरता है, तो ड्यूटी कैसे निकलेगी? हाँ, इस केस में हमें ड्यूटी निकालने के लिए पहले डेल्टा निकालना होगा। डेल्टा होता है कुल उपलब्ध पानी का वॉल्यूम बटे कुल सिंचित एरिया। यहाँ ध्यान ये देना है कि कुल वॉल्यूम निकालते समय ये देखना है कि जलाशय कितनी बार भरा। यहाँ 2 बार भरा तो 2 गुणा 300 यानी 600 मिलियन क्यूबिक मीटर। अच्छा, ये ध्यान रखना है। और हाँ, यूनिट्स का ध्यान रखना है। मिलियन क्यूबिक मीटर को एम क्यूब में और हेक्टेयर को एम स्क्वायर में बदलना होगा। कैलकुलेशन के हिसाब से डेल्टा करीब 1.5 मीटर आएगा। एक बार डेल्टा मिल गया तो ड्यूटी आसानी से निकल जाती है। वही फॉर्मूला, ड्यूटी इज इक्वल टू 8.64 बी डेल्टा, जहां बी दिन में और डेल्टा मीटर में। ये दिखाता है कि कैसे स्टोरेज कैपेसिटी, एरिया और फसल अवधि मिलकर ड्यूटी तय करते हैं। बढ़िया। अब थोड़ा खेत की मिट्टी की बात करते हैं। अगर हमें मिट्टी की नमी, सॉइल मॉइस्चर को मौजूदा स्तर मान लीजिए 18% से बढ़ाकर फील्ड कैपेसिटी तक लाना है। फील्ड कैपेसिटी यानी वो नमी जो मिट्टी गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ पकड़ सकती है, मान ले 28%, तो कितना पानी देना होगा? हाँ, इसका भी एक फॉर्मूला है, पर फॉर्मूले से ज्यादा जरूरी है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। हमें बस उतनी ही गहराई तक पानी देना है जितनी जरूरत है, ताकि पानी रूट जोन में फील्ड कैपेसिटी तक पहुंच जाए, न उससे कम न ज्यादा। कैलकुलेशन के लिए हमें मिट्टी की डेंसिटी, पानी की डेंसिटी, रूट जोन की गहराई और नमी का अंतर, फील्ड कैपेसिटी %, मौजूदा नमी % पता होना चाहिए। इसका मकसद पानी की बर्बादी रोकना है और पौधे को सही मात्रा में नमी देना है। और अगर सिंचाई के दौरान बारिश हो जाए, मान लीजिए चावल लगाते समय 8 सेंटीमीटर प्रभावी वर्षा मतलब इफेक्टिव रेनफॉल हो गई, तो ड्यूटी पर क्या असर पड़ेगा? ये एक जरूरी पॉइंट है। ड्यूटी की गणना हमेशा सिंचाई द्वारा दिए गए पानी के आधार पर होती है। बारिश तो नेचुरल सोर्स से मिला पानी है। तो अगर फसल को कुल 48 सेंटीमीटर पानी चाहिए था और 8 सेंटीमीटर बारिश से मिल गया, तो हमें सिंचाई से केवल 48 - 8 बराबर 40 सेंटीमीटर पानी ही देना होगा। ड्यूटी की गणना इसी 40 सेंटीमीटर डेल्टा के आधार पर होगी। प्रभावी वर्षा सिंचाई की जरूरत को कम कर देती है। ये तो दिलचस्प है। अब इसका उल्टा सोचते हैं। अगर हमें बेस पीरियड, डेल्टा और नहर का डिस्चार्ज पता हो, तो हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कितने क्षेत्र की सिंचाई हो सकती है? हाँ, ये भी पूछा जाता है। प्रोसेस सीधा है। पहले बेस पीरियड, बी और डेल्टा का उपयोग करके ड्यूटी निकालें। फिर चूंकि ड्यूटी बराबर एरिया डिस्चार्ज होता है, तो एरिया बराबर ड्यूटी डिस्चार्ज। ओके। ये गणनाएं नहर की क्षमता का आकलन करने में मदद करती हैं। अब एक और थोड़ी जटिल लेकिन आम स्थिति लेते हैं। मान लीजिए एक ही नहर से 2 मौसमों में अलग अलग फसलें सींची जाती हैं। खरीफ में चावल, जिसे ज्यादा पानी चाहिए, और रबी में गेहूं, जिसे कम पानी चाहिए। नहर को चावल के हिसाब से डिजाइन किया गया है, तो उसी नहर से हम गेहूं का अधिकतम कितना क्षेत्र सींच सकते हैं? ये मैनेजमेंट का एक क्लासिक सवाल है। इसका लॉजिक ये है, पहले चावल के डेटा एरिया बी
डेल्टा का उपयोग करके नहर का डिजाइन डिस्चार्ज यानी कैपेसिटी निकालिए, क्योंकि चावल को ज्यादा पानी चाहिए। यही नहर की मैक्सिमम कैपेसिटी तय करेगा। ठीक है। अब नहर की कैपेसिटी तो फिक्स हो गई। अब इसी डिस्चार्ज और गेहूं के डेटा बी डेल्टा का उपयोग करके गेहूं के लिए ड्यूटी निकालिए। फिर गेहूं के लिए अधिकतम सिंचित क्षेत्र होगा इज इक्वल टू डिजाइन डिस्चार्ज क्यू, गेहूं की ड्यूटी। इससे पता चलता है कि एक ही नहर से अलग अलग पानी की जरूरत वाली फसलों को कैसे मैनेज किया जा सकता है। और अगर हमें ये पता हो कि फसल को अलग-अलग विकास की अवस्थाओं मतलब स्टेजेस में कितना कितना पानी चाहिए, तो कुल ड्यूटी कैसे निकलेगी? ये बहुत सीधा है। कुल डेल्टा निकालने के लिए बस सभी स्टेजेस जैसे रोपाई, बढ़वार, फूल आना, पकना में दिए गए पानी की गहराइयों को जोड़ दें। अच्छा। यह आपको फसल की कुल पानी की जरूरत मतलब टोटल डेल्टा दे देगा। फिर इस टोटल डेल्टा और दिए गए बेस पीरियड का उपयोग करके ड्यूटी की गणना सामान्य फॉर्मूले से कर लें। चलिए, अब जमीन की सतह से थोड़ा नीचे चलते हैं। उपसतह जल क्षेत्रों की बात करते हैं। वातन क्षेत्र यानी जोन ऑफ एरिएशन का जिक्र था, ये क्या है? हाँ, जमीन के नीचे पानी मुख्य रूप से दो बड़े क्षेत्रों में होता है। ऊपरी क्षेत्र है वातन क्षेत्र, जोन ऑफ एरिएशन, जिसे असंतृप्त या अनसैचुरेटेड जोन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ मिट्टी के कणों के बीच हवा भी होती है। सॉइल वाटर जोन, जहाँ पौधों की ज्यादातर जड़ें होती हैं। बीच में मध्यवर्ती क्षेत्र, इंटरमीडिएट जोन, और वाटर टेबल के ठीक ऊपर केशिका क्षेत्र, कैपिलरी जोन, जहाँ पानी कैपिलरी एक्शन से ऊपर चढ़ता है। अच्छा। तो भूजल वातन क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, वो संतृप्ति क्षेत्र में आता है। और ये वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन मतलब इवेपोट्रांसपिरेशन ईटी, ये क्या बला है? ये कब ज्यादा होता है? ईटी दो चीजों का जोड़ है। वाष्पीकरण यानी जमीन और पानी की सतह से पानी का भाप बनना, हाँ। और वाष्पोत्सर्जन यानी पौधों का जमीन से पानी सोखकर अपनी पत्तियों के छोटे छेदों स्टोमेटा से भाप के रूप में बाहर निकालना। ये पौधे के पसीने जैसा है, कह सकते हैं। ओके। चूंकि वाष्पोत्सर्जन जो पौधे की बायोलॉजिकल एक्टिविटी है मुख्य रूप से दिन के उजाले में होता है जब धूप होती है, तो ईटी भी मुख्य रूप से दिन के समय ही होता है। रात में ये काफी कम हो जाता है। तो हम इसका अंदाजा कैसे लगाते हैं और इसे मापते कैसे हैं? ईटी या इससे मिलती जुलती चीज कंजम्पटिव यूज सीयू का अनुमान लगाने के कई तरीके हैं। एक तरीका है ब्लेनी-क्रिडल समीकरण, ब्लेनी-क्रिडल इक्वेशन, जो तापमान और दिन के उजाले के घंटों जैसे फैक्टर्स पर आधारित है। यह एक एम्पिरिकल तरीका है। और मापने के लिए? मापने के लिए एटमोमीटर या एवेपोरोमीटर सिर्फ वाष्पीकरण मापते हैं। लेकिन अगर हमें ईटी यानी वाष्पीकरण प्लस वाष्पोत्सर्जन सीधे मापना है तो लाइसीमीटर का उपयोग होता है। ये एक तरह का बड़ा कंटेनर होता है जिसमें मिट्टी और पौधे लगे होते हैं, और उसमें कितना पानी डाला, कितना नीचे गया, इसका हिसाब रखकर ईटी पता लगाया जाता है। आपने कंजम्पटिव उपयोग यानी कंजम्पटिव यूज शब्द इस्तेमाल किया, ये ईटी से कैसे अलग है? कंजम्पटिव उपयोग सीयू वो कुल पानी है जो फसल अपने पूरे जीवन चक्र में इस्तेमाल करती है। इसमें वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन शामिल है, आसपास की मिट्टी से वाष्पीकरण शामिल है, और थोड़ा सा पानी जो पौधे अपने मेटाबॉलिज्म मतलब शरीर बनाने की क्रियाओं में इस्तेमाल करते हैं वो भी शामिल है। अच्छा। लेकिन ये मेटाबॉलिज्म वाला पानी ईटी की तुलना में बहुत ही कम होता है, अक्सर 1% से भी कम। इसलिए प्रैक्टिकल कामों में अक्सर सीयू और ईटी को लगभग बराबर ही मान लिया जाता है। सिंचाई से जुड़ी कुछ और टर्म्स को क्लियर करते हैं। कैश क्रॉप क्या है, कोर वाटरिंग कब होती है, और पेलियो सिंचाई क्या है? हाँ, ये शब्द अक्सर आते हैं। कैश क्रॉप ये वो फसलें हैं जिन्हें किसान मुख्य रूप से बाजार में बेचने के लिए उगाता है, न कि अपने खाने के लिए, जैसे कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू। ठीक है। कुछ इंच का हो जाता है। आमतौर पे 2-3 हफ्ते बाद दी जाने वाली पहली और अक्सर सबसे जरूरी सिंचाई होती है। इस समय पौधे की जड़ें बन रही होती हैं और पानी की कमी से उसे बहुत नुकसान हो सकता है। यानी ये बहुत क्रिटिकल है। बिल्कुल। और पेलियो सिंचाई ये थोड़ी अलग है क्योंकि ये फसल बोने से पहले की जाती है। अगर खेत पिछली फसल के बाद बहुत सूख गया है तो बुआई के लिए जमीन तैयार करने और बीज के अंकुरण के लिए नमी पक्की करने के लिए जो पहली सिंचाई की जाती है उसे पेलियो कहते हैं। बहुत स्पष्ट। अब सिंचाई की जरूरतों के विभिन्न स्तरों पर आते हैं। CIR, NIR, FIR, GIR, इनमें क्या अंतर है, खासकर नेट NIR और फील्ड FIR आवश्यकता में? हाँ, ये पानी की जरूरत को अलग अलग पॉइंट पे बताते हैं, पौधे से लेकर पानी के सोर्स तक। CIR कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ये है कंजम्पटिव उपयोग CU माइनस इफेक्टिव रेनफॉल,
मतलब फसल को कुल कितना चाहिए था, उसमें से बारिश से कितना मिला, बाकी जो बचा वो सिंचाई से देना है। ओके। NIR, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ये CIR में लीचिंग यानी मिट्टी से नमक बहाने के लिए एक्स्ट्रा पानी और दूसरी जरूरतें जोड़कर मिलता है। ये वो पानी है जो असल में पौधे के रूट जोन तक पहुंचना चाहिए। FIR, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ये NIR से ज्यादा होता है क्योंकि इसमें खेत पर पानी डालते समय होने वाला नुकसान यानी एप्लीकेशन लॉस भी शामिल होता है। ये वो पानी है जो खेत के मुहाने पर देना होगा। NIR को एप्लीकेशन एफिशिएंसी से डिवाइड करके ये मिलता है। अच्छा। GIR, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ये FIR से भी ज्यादा होता है क्योंकि इसमें सोर्स से खेत तक पानी लाने में होने वाला नुकसान यानी कन्वेंस लॉस भी जुड़ जाता है। ये वो कुल पानी है जो नहर के हेडवर्क से छोड़ना पड़ेगा। FIR को कन्वेंस एफिशिएंसी से डिवाइड करके GIR मिलता है। तो ये एक क्रम है, पौधे की जरूरत NIR, खेत पर जरूरत FIR, स्रोत पर जरूरत GIR, हर स्टेप पर लॉस को अकाउंट करते हुए। बिल्कुल सही समझा आपने, एकदम यही क्रम है। एक और डिजाइन सवाल, अगर नहर को रबी और खरीफ दोनों मौसमों के लिए डिजाइन करना है जिनके एरिया, कोर गहराई और कोर पीरियड सब अलग-अलग है, तो डिजाइन डिस्चार्ज कैसे तय होगा? सिद्धांत वही रहेगा, डिजाइन फॉर द मैक्सिमम। हमें रबी और खरीफ दोनों मौसमों के लिए उनकी पीक जरूरत यानी कोर वाटरिंग पीरियड के हिसाब से अलग-अलग डिस्चार्ज कैलकुलेट करना होगा। ठीक है। Q इज इक्वल टू एरिया ड्यूटी, जहां ड्यूटी कोर गहराई और कोर पीरियड से निकलेगी। फिर इन दोनों कैलकुलेटेड डिस्चार्ज में से जो भी ज्यादा होगा, नहर को कम से कम उतनी कैपेसिटी के लिए डिजाइन किया जाएगा, तभी वो दोनों मौसमों की जरूरतें पूरी कर पाएगी। अच्छा, कुछ असर्शन रीजन वाले सवाल भी थे, ये किस तरह की समझ पर रखते हैं? हाँ, ये सवाल रटने से हल नहीं होते। इनमें दो स्टेटमेंट होते हैं, एक दावा असर्शन और एक उसका कारण रीजन। हमें देखना होता है, पहला, क्या दावा सही है, दूसरा, क्या कारण सही है, और तीसरा, अगर दोनों सही हैं तो क्या कारण दावे की सही वजह बता रहा है। अच्छा, ये तीसरा पॉइंट अहम है। बिल्कुल, जैसे एक सवाल था कि जैव उर्वरक उपज बढ़ाते हैं, सही, और कारण दिया था कि सिंचाई उपज बढ़ाने में महत्वपूर्ण है, ये भी सही, लेकिन सिंचाई जैव उर्वरक के काम करने का सीधा कारण तो नहीं है। तो दोनों सही, पर कारण सही व्याख्या नहीं है। एक और था कि आधुनिक सिंचाई ड्रिप स्प्रिंकलर पानी बचाती हैं, सही, कारण था कि ये असमान जमीन और पानी की कमी में उपयोगी हैं, सही, यहाँ कारण बता रहा है कि क्यों वो पानी बचाती हैं, तो कारण सही व्याख्या है। समझ गई। ये गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं। आखिर में ड्यूटी, डेल्टा, एरिया और डिस्चार्ज के संबंधों पर कुछ और कैलकुलेशंस के उदाहरण भी थे, क्या उनमें कोई खास नई बात थी? हाँ, मुख्यतः वो पहले चर्चा किए गए प्रिंसिपल्स को ही कंफर्म कर रहे थे, जैसे बारिश को ध्यान में रखकर ड्यूटी निकालना या पानी देने की फ्रीक्वेंसी से डेल्टा निकालना। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि नहर की वास्तविक डिजाइन क्षमता हमेशा गणना की गई अधिकतम जरूरत से थोड़ी ज्यादा रखी जाती है, एक सेफ्टी मार्जिन के तौर पर। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि सिंचाई इंजीनियरिंग में ड्यूटी, डेल्टा, बेस पीरियड, इफिशिएंसीज, फसल की ज़रूरतें, ये सब कैसे एक जटिल सिस्टम की तरह जुड़े हुए हैं। और ये भी समझा कि सिस्टम को हमेशा पीक डिमांड के लिए डिजाइन करना क्यों इतना जरूरी है। बिल्कुल, इन कॉन्सेप्ट्स को समझना न केवल परीक्षा के लिए ज़रूरी है, बल्कि असलियत में अच्छी सिंचाई प्रणाली डिज़ाइन करने, पानी जैसे सीमित संसाधन का बेहतर मैनेजमेंट करने और आखिर में हमारी खेती की पैदावार बनाए रखने या बढ़ाने के लिए भी बहुत आवश्यक है। इस पूरी चर्चा से एक विचार दिमाग में घूम रहा है। हाँ, बताइए। हमने देखा कि पानी पर दबाव बढ़ रहा है और जो हमारी परंपरागत सतही सिंचाई है उसमें काफ़ी पानी बर्बाद होता है। दूसरी तरफ ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी नई तकनीकें हैं जो पानी बचाती हैं लेकिन शायद महंगी है। तो क्या हम सिर्फ तकनीकी गणनाओं से आगे बढ़कर ये सोच सकते हैं कि बड़े पैमाने पर अलग-अलग किसानों के लिए, अलग-अलग फसलों और इलाकों के लिए इन नई तकनीकों को अपनाने की आर्थिक व्यवहार्यता क्या है और उनका पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? इसका सही मूल्यांकन कैसे हो? ये सिर्फ इंजीनियरिंग का सवाल नहीं लगता, इसमें सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत पहलू भी गहरे जुड़े हुए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सोचने लायक सवाल है, इस पर और विचार करने की जरूरत है। इस गहरी और विस्तृत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।